दुनिया में जब भी कोई बड़ा स्ट्रक्चर बनता है तो वो अपने पीछे ढेरों सुराग छोड़ जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप जितना गहरा खोदेंगे आपको उतना ही ज्यादा मलबा ठिकाने लगाना होगा। लेकिन आज हम इतिहास के जिस जियोलॉजिकल मास्टरपीस पर खड़े हैं उसने प्रकृति के इस नियम को हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात कर रहे हैं एलोरा की गुफा नंबर 16 यानी कैलाश मंदिर की। ये एक ऐसी जगह है जहां इंसानों ने चट्टान के एक विशाल हिस्से को पूरी तरह खोखला करके उसके अंदर से एक पूरा का पूरा शहर और एक पूरा मंदिर बाहर निकाल लिया। हालांकि इतिहास ने हमारे लिए कोई रसीद या लॉग बुक नहीं छोड़ी जिससे हम कंफर्म कर सकें कि यहाँ से असल में कितना पत्थर निकाला गया होगा। लेकिन आज जब जियोलॉजिस्ट्स यहाँ के खाली जगह के वॉल्यूम को मापते हैं तो उनका अनुमान है कि इस मंदिर को आकार देने के लिए लगभग 2 से 4 लाख टन ठोस बेसाल्ट चट्टान को काट कर हटाया गया होगा। स्कॉलर्स मैंने देखा है वो भी कहते हैं ये तो यहाँ के लोग नहीं, यहाँ के मीन जो है इंसान के काम नहीं है, ये एलियंस की काम है करके उसे खुद जो उन लोगों ने कहा। 4 लाख टन पत्थर यानी आज के 10 टन क्षमता वाले कॉमर्शियल ट्रकों में इस चट्टान को भरा जाए तो लगभग 40,000 ट्रक पूरी तरह से भर जाएंगे। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जब चट्टान काटी गई और 40,000 ट्रकों जितना मलबा निकला तो वो गया कहाँ? मंदिर के आसपास इस मलबे का पहाड़ होना चाहिए था, लेकिन एक छोटा सुराग भी मौजूद नहीं है। लेकिन इससे पहले कि हम इस गायब हुए पत्थर की तलाश करें, हमें उस रहस्य को सुलझाना होगा जिसने आज तक दुनिया भर के सिविल इंजीनियर्स की नींद उड़ा रखी है कि आखिर इस पहाड़ को काटा कैसे गया। इंसानी फितरत है कि जो चीज हमारी समझ से बाहर होती है उसे चमत्कार या जादू का नाम दे दिया जाता है। कैलाश मंदिर दुनिया की वास्तुकला के लिए एक ऐसा ही सदमा है, क्योंकि दुनिया की हर बड़ी इमारत बॉटम अप अप्रोच से बनती है, यानी पहले जमीन पर नींव रखी जाएगी और फिर दीवारें खड़ी होंगी और अंत में छत डाली जाती है। लेकिन कैलाश मंदिर आसमान से जमीन की तरफ तराशा गया है। ये इंजीनियरिंग इतनी जटिल और असंभव प्रतीत होती है कि इंटरनेट पर एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़ती गई कि 8वीं शताब्दी में इंसानों के पास ऐसा करने की कोई तकनीक, मशीनें या समझ नहीं थी, इसलिए ये काम किसी एडवांस एलियन सभ्यता या उनके लेजर हथियारों का है। और जिन्हें एलियंस पर भरोसा नहीं, उन्होंने स्थानीय लोक कथाओं को सच मान लिया, जहाँ एक पुरानी कहानी कहती है कि एक रानी ने राजा की बीमारी दूर होने तक उपवास रखा और शर्त रखी कि वो मंदिर का शिखर देखने के बाद ही अन्न खाएंगी। तब एक मास्टर आर्किटेक्ट ने महज 1 हफ्ते में पहाड़ को ऊपर से काट कर शिखर बनाया और रानी को दिखा दिया। और भी कई कहानियां और सब की सब दिलचस्प भी हैं, जो ये साबित करती हैं कि सदियों से लोग इस ढांचे को देखकर कितने कंफ्यूज्ड रहे हैं। लेकिन सच इन साइंस फिक्शन कहानियों से 1000 गुना ज्यादा मिस्टीरियस और जीनियस है। चलिए साइंस, लॉजिक और मेहनत की दुनिया में चलते हैं। अगर आप एक पहाड़ को मंदिर में बदलना चाहते हैं तो आप सीधे बीच में से खुदाई नहीं कर सकते। कैलाश मंदिर के मामले में भी सबसे पहले पहाड़ के ऊपरी हिस्से पर 3 बहुत बड़ी ट्रेंचेस खोदी गई। इन खाइयों ने पहाड़ के बीचों बीच एक विशालकाय चट्टानी द्वीप को अलग कर दिया। अब कारीगरों के पास बीच में एक ऐसा ठोस ब्लॉक था जिसे उन्हें बाहर से अंदर की तरफ तराशना था। लेकिन यहाँ एक समस्या थी जिसके बारे में इंटरनेट की एलियन थ्योरीज कभी बात नहीं करती। मॉनसून। महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों में भारी बारिश होती है। जब आप एक पहाड़ के अंदर 100 फीट गहरा, हजारों स्क्वायर फीट चौड़ा गड्ढा खोद रहे होते हैं तो बारिश के मौसम में वो गड्ढा एक विशालकाय स्विमिंग पूल में बदल जाता है। अगर पानी अंदर भर गया तो नींव कमजोर होगी, पत्थर टूटेगा और खुदाई सालों के लिए रुक जाएगी। उस जमाने में कोई इलेक्ट्रॉनिक मोटर और पंप्स भी नहीं होते थे जिससे आप पानी बाहर निकाल सकें। इसलिए प्राचीन आर्किटेक्ट्स को पहाड़ काटने से पहले ये कैलकुलेट करना पड़ा कि बारिश का पानी किस दिशा में बहेगा। उन्होंने मंदिर के फर्श और खाइयों को एक बहुत ही सटीक ढलान दी, चट्टान के अंदर अंडरग्राउंड नालियां और वाटर चैनल्स तराशे ताकि बारिश का एक एक कतरा बिना मंदिर को छुए ग्रेविटी की मदद से पहाड़ से बाहर निकल जाए। यानी स्टोन कटिंग के साथ साथ एडवांस हाइड्रोलॉजी भी हो रही थी। जब हम कैलाश मंदिर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ पत्थर तराशते हुए मूर्तिकार आते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे एक पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन चल रही थी। एलोरा के बेसाल्ट पत्थर बहुत ही कठोर और घर्षण वाले होते हैं। जब लोहे की छेनी इस पत्थर पर लगातार वार करती है तो कुछ ही घंटों में वो ब्लंट हो जाती है और टूट जाती है। और अगर सैकड़ों कारीगर एक साथ काम कर रहे हो तो उन्हें हर दिन हजारों नुकीली छेनियों की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब है कि मंदिर साइट के ठीक बाहर सैकड़ों लोहारों की भट्टियां 24 घंटे ददक रही होंगी। कुंद छेनियों को वापस लाया जा रहा होगा, आग में गर्म करके दोबारा नुकीला किया जा रहा होगा और फिर से कारीगरों तक पहुंचाया जा रहा होगा। साथ ही कोयला, लोहा, पानी और मचान बनाने के लिए लकड़ियां, यानी एक वॉर जोन जैसा ऑपरेशन था। देखा जाए तो हजारों हाथों का ये एक साइलेंट कोऑर्डिनेशन किसी एलियन मशीन से कम तो नहीं था। लेकिन सबसे खौफनाक चुनौती थी नेगेटिव आर्किटेक्चर। जब आप ईंटों से घर बनाते हैं तो अगर दीवार टेढ़ी हो जाए तो आप उसे गिरा कर दोबारा बना सकते हैं, लेकिन यहाँ आप चीजों को जोड़ नहीं रहे बल्कि मटेरियल हटा रहे हैं, इसलिए यहाँ कोई अंडू का ऑप्शन नहीं था। जरा कैलाश मंदिर के बेसमेंट को देखिए, ऐसा लगता है जैसे दर्जनों विशालकाय हाथियों ने पूरे मंदिर को अपनी पीठ पर उठाया हुआ है। अगर किसी कारीगर की छेनी 1 भी इंच गलत चलती, अगर एक हाथी की सूंड टूट जाती या एक खंभा अपनी जगह से थोड़ा भी खिसक जाता तो कोई नया पत्थर लाकर चिपकाया नहीं जा सकता था और एक गलती से सालों की मेहनत हमेशा के लिए बर्बाद हो
जाती। यानी उन्हें पहाड़ की चोटी से खुदाई शुरू करने से पहले ही पता होना चाहिए था कि 100 फीट नीचे जाकर कौन सी सीढ़ी किस बालकनी से जुड़ेगी और कौन सा हाथी किस दीवार का भार उठाएगा। लेकिन बिना 3D मॉडलिंग और बिना सुपर कंप्यूटर्स के इतना परफेक्ट ब्लूप्रिंट आखिर कहां से आया और इतना कॉम्प्लेक्स मंदिर क्यों बनवाया गया? इतिहासकार बताते हैं कि ये सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि इतिहास के सबसे बड़े पॉलिटिकल फ्लेक्स का सबूत था। दरअसल राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने अपने सबसे बड़े दुश्मन चालुक्य वंश पर एक शानदार जीत हासिल की थी। चालुक्यों का गुरूर उनकी वास्तुकला ही थी और उनका सबसे बड़ा मास्टरपीस था पट्टाडकल का विरूपाक्ष मंदिर। राजा कृष्ण प्रथम सिर्फ चालुक्यों को युद्ध में नहीं हराना चाहते थे, वो उनके गुरूर को भी तोड़ना चाहते थे। इतिहासकारों का मानना है कि राजा कृष्ण प्रथम ने पट्टाडकल की शिल्प परंपरा के बेहतरीन कारीगरों और आर्किटेक्ट्स को एलोरा बुलाया और आदेश दिया कि विरूपाक्ष मंदिर जैसा ही एक मंदिर बने, लेकिन वो इतना विशाल हो कि चालुक्यों का मास्टरपीस उनके सामने बौना लगे। और यही सारा रहस्य खुलता है। एलोरा के उन कारीगरों को एलियंस के किसी सीक्रेट ब्लूप्रिंट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास जमीन पर विकसित हो चुकी वास्तुकला का एक जीता जागता फिजिकल मॉडल पहले से ही मौजूद था। विरूपाक्ष मंदिर की डिजाइन, उसके एलिवेशन और उसके गणित को उन्होंने पीढ़ियों से जिया था। उन्हें बस अपने उसी ज्ञान को एक नए स्केल पर एक पहाड़ के अंदर अप्लाई करना था। लेकिन अब वापस आते हैं अपने सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर कि वो 4 लाख टन पत्थर यानी 40,000 ट्रकों का मलबा आखिर कहां चला गया? इंटरनेट कहता है कि वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया, लेकिन आर्कियोलॉजी कहती है कि इंसानी सभ्यता कभी किसी कीमती मटेरियल को यूं ही नहीं फेंकती। ये पहाड़ कोई एक दिन में नहीं काटा गया था, ये काम दशकों तक चला था और चट्टान भी एक साथ लाखों टन के रूप में कभी जमा नहीं हुई, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे मलबे और ब्लॉक्स के रूप में निकली। बेसाल्ट एक बहुत ही मजबूत पत्थर है। आज के प्रमाण हमें हर टुकड़े की लोकेशन तो नहीं बता सकते, लेकिन ये पूरी तरह से संभव और लॉजिकल है कि उस निकाले गए पत्थर का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा उसी इलाके में नई इमारतों, दीवारों और रास्तों के निर्माण में रीयूज कर लिया गया हो और जो छोटे टुकड़े बचे वो समय के साथ मिट्टी और भूदृश्य का हिस्सा बन गए हो। यानी पत्थर गायब नहीं हुए, बस अपना रूप और पता बदल लिया। आज भी हम पूरे विश्वास के साथ कैलाश मंदिर के निर्माण की हर एक तकनीकी बारीकी को नहीं समझा सकते। हमारे पास उस दौर का कोई कंस्ट्रक्शन मैनुअल या कारीगरों की डायरी भी नहीं है, लेकिन इतिहास के किसी पन्ने का गायब होना उसे एलियन थ्योरी का नाम देने का लाइसेंस नहीं देता है। उन कारीगरों के पास कोई लेजर मशीन नहीं थी, कोई एआई नहीं था, लेकिन उनके पास डिटर्मिनेशन, पीढ़ियों से जमा हुआ शिल्प ज्ञान, लोहे और आग का अनुशासन और एक जैसा विजन था जिसने प्रकृति के सबसे कठोर पत्थर को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। शायद कैलाश मंदिर का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि इसे कैसे बनाया गया, सबसे बड़ा सवाल शायद ये है कि आज हम ये मानने को तैयार क्यों नहीं है कि इंसान अपने हाथों से, अपनी मेहनत से भी असंभव को सच कर सकता है। अगर आप भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के पार जाकर असली इतिहास के लॉजिकल सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इंडिक नॉवल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।